हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं 13 अक्टूबर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो में देखते हैं हम आज का कोटेशन। तो आज का कोटेशन है कि जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो हर गिरावट से कुछ सीखता है और उठकर फिर से आगे बढ़ता है। यानी कि जब भी आपको लाइफ पीछे की तरफ लेकर के जाए, ओके, तो फिर आपको वहाँ पे सफल जाना है और अपने आप का रिव्यू करना है कि हम कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं और हमें क्या चीज़ सुधार करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ करना शुरू करो और आपको एक बार में सफलता मिल जाए। ऐसा होता है बट बहुत ही रेयर केस में होता है। मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है कि वो किसी चीज़ में कुछ प्रयास करते हैं, असफल होते हैं, उससे सीखते हैं, अपने में सुधार लाते हैं और फिर सफल हो जाते हैं। गलती वहीं पहुंच जाती है जहां पे आप प्रयास करते रहते हो। जैसे कि आप मान लो तैयारी कर रहे हो, आप बार बार पढ़ते हो, बिल्कुल मन से पढ़ते हो, अच्छे तरीके से तैयारी करते हो, फिर भी आप सफल नहीं होते हो। तो फिर आप क्या होते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो। वहीं पे ज़रूरत है आपको अपने आप का रिव्यू करना कि इतना करने के बाद भी मेरे में कहाँ से क्या कमी रह गई है। उसको जिस दिन आपने अच्छे से रिव्यू कर लिया तो फिर आप किसी भी एग्ज़ाम में सफलता पा जाओगे। तो आपको अपनी लाइफ का रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ पे क्या कमी रह जा रही है। तो जब भी आपके लाइफ आपको पीछे लेकर के जाए तो आपको अपना रिव्यू करना है, देखना है, समझना है एट एनी रेट कि मुझे अपने आप को एक अच्छा वर्जन बनाना है। देखिए, सबसे अच्छी बात होती है कंपटीशन की कि आपको किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपको खुद से ही खुद का कंपेयर करना चाहिए और डेली आपको अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। यानी कि आपका जो वर्जन आज है वही वर्जन कल न हो। आपका हमेशा वर्जन अपडेट होता रहना चाहिए। वो तभी होगा जब आपको हमेशा डेली नॉलेज मिलती रहेगी। ओके, यानी कि ये जो लर्निंग का प्रोसेस होता है ये डेली होते रहना चाहिए। तभी आपका अपडेट वर्जन डेली डेली आगे बढ़ता रहेगा और एक समय में आपको सफलता मिल जाएगी। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, गलतियों से सीखिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम जो डेली 21 डेज़ का चैलेंज। तो आज का सेम टू सेम वही चैलेंज है कि 5 टास्क फॉलो करना है मिनिमम 21 डेज़ तक। आपको ये सिंपली फॉलो करना है और ख़ुद को टोटल 5 में से नंबर देना है, कमेंट करके बताना है कि आपको कितना मिला है। क्योंकि इसको फॉलो करने में बस 1% ही सफल हो रहे हैं, तो हमें उस 1% में आना है। इसको आप फॉलो करिए मिनिमम 21 डेज़ तक, फिर देखिए आपको इतना अच्छा रूटीन मिल जाएगा कि वो आप बिल्कुल रेगुलर फॉलो करते जाएंगे तो आप सफलता पा जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का दोस्तों, जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल में किसने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों, ये बात हो रहा है जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का। तो बताना है कि इसमें जो पुरुष का सिंगल जो खिताब था उसमें गोल्ड यानी कि स्वर्ण किसने जीता है। ओके, तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, किसने जीता है, डी सुकांत कदम जी ने। किसने, सुकांत कदम जी ने जीता है क्या, गोल्ड मेडल। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, आ सकता है एग्जाम में कि हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी सुकांत कदम जी का संबंध किस खेल से है, तो किससे है, बैडमिंटन से है। ओके, कौन सा पदक जीते हैं वो, स्वर्ण यानी कि गोल्ड। दोस्तों, ये बात हो रहा है पुरुष का सिंगल में। और यहीं पे जो डबल हुआ है, डबल, उसमें ये मतलब सुकांत कदम जी और इनके साथी, उनका नाम है दिनेश राजया। ये दोनों लोग मिल करके जो डबल का खिताब है उसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक। तो सिंगल में इनके द्वारा जीता गया है गोल्ड मेडल और जो डबल खिताब है उसमें दिनेश राजया जी के साथ मिलकर के इन्होंने जीता है रजत पदक। ओके दोस्तों, ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है जापान में। कहाँ पे, जापान में। जापान की राजधानी क्या है, तो वो है टोक्यो। दोस्तों, जो जापान है वो 4 द्वीपों को मिला करके बना हुआ है। तो वो द्वीप कौन कौन से है, तो अगर आप देखोगे ऊपर से नीचे यानी कि उत्तर से दक्षिण, तो सबसे ऊपर जो है वो है होक्काइडो द्वीप। कौन सा है, होक्काइडो द्वीप। उसके बाद आता है होन्शु द्वीप, उसके बाद आता है होन्शु द्वीप। फिर उसके बाद है शिनकोकू द्वीप। उसके बाद है क्योंसू
KYUSHU, क्यूशू। इन चारों द्वीपों को मिला करके क्या बनता है? जापान बनता है। दोस्तों ये जो होन्शु द्वीप है इसे पे इसकी राजधानी बसी है क्या? टोक्यो। और ये इस सभी द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है, इसी पे इसकी राजधानी है टोक्यो। और जो इसका ये द्वीप है शिनकोकू, इस पे क्या है? इस पे है हिरोशिमा शहर। और ये जो क्यूशू है इस पे है नागासाकी शहर। हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में आपने सुना होगा कि जब हमारे यहाँ पे विश्व में सेकेंड नंबर का वर्ल्ड वार चल रहा था तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या फेंका गया था? परमाणु बम। तो जो हिरोशिमा था वहाँ पे 6 अगस्त को और जो नागासाकी था वहाँ पे 9 अगस्त को परमाणु बम छोड़ा गया था। तो ये ईयर कौन सा था? 1945 का। तो जो हिरोशिमा पे बम फेंका गया था उसका नाम भी पूछता है, उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था उस बम का? लिटिल बॉय। परमाणु बम था ये। और जो नागासाकी पे फेंका गया था 9 अगस्त को 3 दिन बाद, उसका नाम था फैट बम। तो ये उसका नाम था उस परमाणु बम का जो कि जापान पे फेंका गया था अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में। ये द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 1939 में और ख़त्म हुआ था 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है जापान का। तो जापान का जो हमने बताया है होक्काइडो सबसे ऊपर, और ये जो होन्शु द्वीप है, इन दोनों के बीच में एक जल संधि है, वो भी हमारे एग्जाम में पूछता है। उसका नाम है सुगारू जल संधि। क्या नाम है? सुगारू जल संधि। तो या तो आपको ये नाम पूछ देगा कि जापान में कौन सा है जल संधि, तो सुगारू जल संधि। यदि आपको ये चारों द्वीप का नाम देकर के पूछे कि किन दो के बीच में है, तो होक्काइडो और होन्शु के बीच में है सुगारू जल संधि। ओके, जापान की बात हो रही थी तो ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी था। दोस्तों जापान का ये जो होन्शु द्वीप है, होन्शु जहाँ पे इसकी राजधानी है टोक्यो, वहीं पे एक माउंट है, उसका नाम है माउंट फूजी। ये भी एग्जाम में बार बार पूछता है कि माउंट फूजी किस देश में है, तो कहाँ पे है? जापान में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? भारत ने किस देश के धार्मिक स्थलों के लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किए हैं? यानी कि भारत के द्वारा किस देश के धार्मिक स्थलों पे ये सोलर रूफटॉप लगवाया गया है? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कहाँ पे लगाया गया है? श्रीलंका में। ओके, श्रीलंका में दोस्तों 5000 जो भी धार्मिक स्थल है, वहाँ पे हिंदू मंदिर भी है और ईसाई लोगों का भी जो स्थल है, धार्मिक स्थल, वो भी है, बौद्ध मंदिर है वहाँ पे। तो सबको मिला करके लगभग 5000 जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे ये लगाया जाएगा सोलर रूफटॉप सिस्टम। कौन लगवा रहा है? भारत। उसमें खर्चा आ रहा है लगभग 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। दोस्तों श्रीलंका में कितने प्रांत हैं? 9 प्रांत हैं। उसमें ये टोटल 5000 धार्मिक स्थल है जहाँ पे ये व्यवस्था किया जा रहा है भारत के द्वारा। दोस्तों ये मतलब ये योगदान या फिर ये सहायता क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भारत की एक नीति है, उसको बोलते हैं पड़ोसी पहले नीति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेवर फर्स्ट पॉलिसी। यानी कि हमें सबसे पहले अपने पड़ोसी पे ध्यान देना चाहिए, पड़ोसी से अपना रिश्ता अच्छा रखना चाहिए, इसीलिए इसका शुरुआत किया गया है। हम भारत और श्रीलंका के बीच में संबंध की बात करें तो आप इतिहास के पन्ने पलट करके देखोगे तो सम्राट अशोक जो थे, सम्राट अशोक, इन्होंने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका में भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और जब आप रामायण देखोगे तो रामायण में पूरी स्टोरी है भारत और श्रीलंका के बीच में ही, यानी कि बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है हमारा श्रीलंका से। और जब आप देखोगे भौगोलिक स्थिति तो यहाँ पे भारत हो गया और यहाँ पे हिंद महासागर में है श्रीलंका। इन दोनों के बीच में एक जलडमरू मध्य है जिसका नाम है पाक जलडमरू मध्य, और इन्हीं दोनों के बीच में एक द्वीप है, आइलैंड है, उसका नाम है पंबन द्वीप। ओके,
और इन्हीं दोनों के बीच में एक खाड़ी है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ध्यान देना है कि ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है श्रीलंका का, और श्रीलंका के पास में ही एक द्वीप था, उसका नाम था कच्चा तीवू। इस द्वीप पर भारत और श्रीलंका दोनों अपना अपना दावा करते थे, जिसे फाइनली जाकर के सन 1974 में उस समय के भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, इन्होंने इस द्वीप को किसको मतलब हैंडओवर कर दिया कि हाँ ठीक है ये आपका ही है, श्रीलंका को। तो 1974 में ये द्वीप दिया गया था श्रीलंका को, नाम है कच्चा तीवू द्वीप। अगर पूछे कि किन दो देश के बीच में है तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो ये सब पूरा डिटेल था भारत और श्रीलंका के बारे में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाई है। तो किसकी बात हो रही है, रन फॉर यूनिटी की। तो बताना है कि इसको हरी झंडी किसके द्वारा दिखाई गई है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, किसके द्वारा, बी अमित शाह जी के द्वारा। ये है हमारे देश के प्रेजेंट टाइम में क्या, गृह मंत्री हैं, यानी कि ये है हमारे देश के होम मिनिस्टर, इन्हीं के द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये हुआ कहाँ पे है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो नई दिल्ली में हुआ है। दोस्तों ये क्यों किया गया है, क्योंकि 31 अक्टूबर को जयंती पड़ता है किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। किसका, पटेल जी का। तो उन्हीं के याद में, उन्हीं के लिए समर्पित ये रन फॉर यूनिटी किया गया है। बात हो रहा है यूनिटी का, तो इसीलिए हमारे देश में हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस आपको याद रखना है, एग्जाम में बार बार आता है 31 अक्टूबर को। दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है सरदार पटेल जी के लिए, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश में लगभग 560 से ज़्यादा क्या था, देसी रियासत। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये हुआ कि सब अब मिल करके एक भारत का निर्माण करें। तो सभी रियासतें मानने को तैयार नहीं थी, तो सभी रियासतों से जा करके बात करने वाले यही थे पटेल जी। इन्होंने ही सभी लोगों को बात करके भारत में मिलाया। 3 ऐसे रियासत थे जो मानने को तैयार नहीं थे कि हमें भारत में शामिल होना है। एक था जम्मू और कश्मीर, एक था जूनागढ़ और एक था हैदराबाद। तो फिर फाइनली क्या हुआ, हैदराबाद को मिलाया गया, कैसे, सैन्य कार्रवाई करके, यानी कि वहाँ पे पुलिस भेजा गया और ज़बरदस्ती उन्हें शामिल कराया गया भारत में। और जूनागढ़ आम जनता था, वहाँ के जो राजा थे वो तो नहीं चाहते थे, लेकिन आम जनता से क्या कराया गया, जनमत संग्रह। तो जनता ने कहाँ पे वोट दिया कि हमें भारत में रहना है, यानी कि वहाँ पे जनमत संग्रह हुआ। और जम्मू और कश्मीर में कैसे मिला, ये मिला विलय पत्र से। वहाँ के राजा जो थे वो विलय पत्र पे साइन किए और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। तो ये सब इम्पोर्टेंट काम किसके द्वारा किया गया था, पटेल जी के द्वारा। दोस्तों पटेल जी फेमस तब हुए जब बारडोली सत्याग्रह, कौन सा, बारडोली सत्याग्रह कहाँ पे, पहले ये देखिए 1928 में हुआ था। ये गुजरात में हुआ था। किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि हमसे बहुत ज़्यादा कर लिया जा रहा है। तो वहाँ पे जा कर के पटेल जी ने समझौता करवाया था, और तभी से वहाँ पे जो महिलाएं थी वो खुश होकर के इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, और वहीं से ये फेमस हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उससे पहले भी फेमस थे, बट इसके बाद इन्हें ये सरदार की उपाधि दी गई थी। दोस्तों इन्हीं की याद में, सरदार पटेल जी की याद में ही एक मूर्ति बनवाई गई है, आपको पता होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहाँ पे बना है ये बना है गुजरात में। किस नदी के किनारे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है नर्मदा नदी के किनारे। इसकी हाइट कितनी है इस मूर्ति की, स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो ये है, अगर आप मीटर में देखोगे तो 182 मीटर है, और अगर फीट में देखोगे तो 597 फीट है। ये भी हमारे एग्जाम में पूछ देता है, तो ध्यान देना है कितना उसका हाइट है, किस नदी के किनारे है, किस राज्य में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसको समर्पित है, ये है पटेल जी को समर्पित। ओके चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बात हो रहा है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, किसको बनाया गया है, बी विपिन कुमार जी को। दोस्तों ये है IAS अधिकारी 1996 बैच के,
और ये बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं। ये किसका स्थान ले रहे हैं? तो ये स्थान ले रहे हैं M सुरेश जी का। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का। तो इसको स्थापित कब किया गया था, कब से ये अस्तित्व में आया था? तो ये आया था अस्तित्व में 1 अप्रैल 1955 को। दोस्तों ये जो प्राधिकरण है इसका काम क्या है? ये हमारे देश के 133 जो भी हवाई अड्डे हैं उनको ये मतलब रेगुलेट करता है, उसका प्रबंधन करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यू दिल्ली में। ओके, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बात हो रही है। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विपिन कुमार जी। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में जलावतरित 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के नाम क्या है? बताना है कि जो अभी नए 2 जहाज़ हैं भारतीय तटरक्षक बल के, तो उसका 2 नाम क्या है? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, नाम क्या उनका नाम है अदम्य और अक्षर। क्या नाम है? अदम्य और अक्षर। एक का नाम है अदम्य और दूसरे का नाम है अक्षर। दोस्तों ये लगभग 60% क्या है? स्वदेशी हैं, 60%। और दोनों ये जो है ये मतलब इसका काम क्या रहेगा दोनों का? ये तटीय सुरक्षा और निगरानी करेंगे। अदम्य और अक्षर। दोस्तों इसकी लंबाई दोनों की कितनी है? 52 मीटर है। और इसका स्पीड कितना है इन दोनों का? मैक्सिमम 27 नॉट। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी ये जहाज़ होते हैं इनका स्पीड नॉट में नापा जाता है। किसमें? नॉट में। तो नाम क्या है? अदम्य और अक्षर। इंपॉर्टेंट है नाम, एग्जाम में आने वाला है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये दोनों बनाया गया है गोवा शिपयार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? गोवा शिपयार्ड, इसके द्वारा ये बनाया गया है। और ये 60% क्या है? स्वदेशी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? अगला है विश्व न्याय परियोजना के 2024 के नियम सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो बताना है कि अभी जो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट आया है 2024 का, उसमें रूल ऑफ लॉ, देखिए यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। इसमें आपको सिंपली बताना है कि भारत की रैंकिंग क्या है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स का, यानी कि किस देश में नियम कानून कितने अच्छे से फॉलो किया जा रहा है उसका ये इंडेक्स है। तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो कितना है? C 79। यहाँ पे 79 रैंकिंग है 142 देशों में। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पहले पे कौन है? पहले पे है डेनमार्क। ये पूरे विश्व की बात हो रही है। और वही जब आप आओगे दक्षिण एशिया में, तो दक्षिण एशिया में हमसे ऊपर 2 लोगों की रैंकिंग है। हमसे ऊपर दक्षिण एशिया में बात की जाए तो हमसे पहले जो है एक है नेपाल, उसकी रैंकिंग है 69। और दूसरे पे है श्रीलंका, उसकी रैंकिंग है 75। उसके बाद है तीसरे पे हमारी रैंकिंग कितनी है? 79। यानी कि दक्षिण एशिया में हमारा रैंकिंग है तीसरे नंबर पे, और पूरे विश्व में देखा जाए तो 79। कितने देशों में? 142 देशों में। इसमें यही देखा जाता है कि नियम कानून किस देश में कितने अच्छे से फॉलो किया जा रहा है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका रैंकिंग 79 नियम सूचकांक में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? भारत का पहला लेखक गांव किस राज्य में खोला गया है? किसकी बात हो रही है? भारत का पहला लेखक गांव। बताना है आपको कहाँ पे खोला गया है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, कहाँ खोला गया है ये, किस राज्य में? डी उत्तराखंड में खोला गया है। उत्तराखंड में जो थानो गांव है वहीं पे ये खोला गया है। ये लेखक गांव क्यों खोला गया है? कि वहाँ पे शांत बैठ करके जो भी लेखक हैं वो अपनी कृति बनाए लिखे, बिल्कुल शांत इन्वायरमेंट में। तो ये जो लेखक गांव है दोस्तों, इसके लिए लगभग 50 बीघा का क्षेत्रफल कवर किया गया है, जहाँ पे 12 लेखक कुटीर बनाया जाएगा। तो ये प्लान है कहाँ पे? उत्तराखंड में। लेखकों के लिए ये क्या होगा? ये एक तरह से तीर्थ स्थल होगा। किसके लिए? राइटर्स के लिए, लेखकों के लिए। कहाँ पे हो रहा है ये? उत्तराखंड में हो रहा है।
तो उत्तराखंड के सीएम प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो वो है पुष्कर सिंह जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के? तो वो है गुरमीत सिंह जी। तो यहीं पे खुला है लेखक गांव उत्तराखंड में, उस गांव का नाम है थानू। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? आगामी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? किसकी बात हो रही है? आगामी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का। तो कहाँ पे होगा ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कहाँ पे होगा? ये होगा डी, बिहार में। दोस्तों ये जो ट्रॉफी है ये हॉकी से संबंधित है। किससे है? हॉकी से संबंधित है। 2024 में कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है बिहार में। बिहार में जो स्टेडियम बनाया गया है जिसका नाम है राजगीर हॉकी स्टेडियम। तो यहीं पे ये होगा आयोजित। कब से कब तक चलेगा ये स्टार्ट होगा 11 नवंबर को और ख़त्म होगा 20 नवंबर को। यहाँ पे दोस्तों ये 8वें नंबर का हो रहा है। इसमें कितनी टीमें भाग लेती हैं? इस चैंपियंस ट्रॉफी में टोटल 6 टीम भाग लेती है। दोस्तों ये जो है ये 2024 की बात हो रही है। इससे पहले 2023 में जो हुआ था वो हुआ था रांची में, भारत के रांची में हुआ था और ये था 7वें नंबर का। अब 8वें नंबर का कहाँ पे हो रहा है? बिहार में हो रहा है। दोस्तों ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसमें सबसे सफल टीम कौन है? तो वो है दक्षिण कोरिया। ये इसको जीती है टोटल कितनी बार? ये 3 बार जीती है। उसके बाद सफल टीम है भारत और जापान। ये दोनों 2-2 बार इस खिताब को जीते हैं, 2-2 बार। इसका आयोजन कब से शुरू किया गया है? तो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये 2010 से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे सफल टीम कौन सी है? दक्षिण कोरिया है। इसमें 6 टीमें भाग लेती हैं। इस बार होगा 8वें नंबर का 11 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक बिहार में। ओके चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कौन सी सरकार सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार की सुविधा देगी? यानी कि किस देश के 14 वर्ष से कम बच्चों को अगर कैंसर हो जाता है तो उनका मुफ्त में इलाज होगा। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कहाँ पे ये व्यवस्था की गई है? ए, नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में किया गया है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे निःशुल्क हो रहा है कैंसर का उपचार 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों का। ओके तो नेपाल ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेपाल की बात हो रही है तो नेपाल दोस्तों भारत के साथ जो सीमा टच होता है वो टोटल 5 राज्यों से होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कितने राज्यों से स्पर्श होता है, तो नेपाल भारत के 5 राज्यों से होता है। कौन कौन सा? यूपी से, उत्तराखंड से, उसके बाद बिहार से, उसके बाद वेस्ट बंगाल से और फिर सिक्किम से। सबसे ज़्यादा किसके साथ टच होता है बाउंड्री सीमा? तो वो होता है यूपी के साथ मैक्सिमम। और सबसे कम किसके साथ साझा होता है? तो वो होता है बंगाल के साथ मिनिमम। तो ये था 5 राज्यों से सीमा स्पर्श होने वाला इसका। और यहाँ पे दोस्तों नेपाल की बात हो रही है तो नेपाल की राजधानी क्या है? तो वो है काठमांडू। और इसकी मुद्रा क्या है? तो बस आगे नेपाली लिखा हुआ है बट है रुपया। रुपया ही यहाँ की मुद्रा है। दोस्तों जो भी भारत और नेपाल का जो ये संबंध होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रोटी बेटी का संबंध। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि भारत का संबंध है किस देश के साथ रोटी बेटी का संबंध है, तो वो भारत और नेपाल यानी कि नेपाल के साथ है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इन दोनों के बीच में मतलब बाउंड्री नहीं है, सीमा नहीं बना हुआ है। बस ऐसे ही मान लिया गया है कि हाँ यहाँ से नेपाल है और यहाँ से ये भारत है, मतलब नेचुरल बाउंड्री बनाया गया है। तो आपस में यहाँ पे लेन देन होता रहता है, मार्केट व्यापार आना जाना लगा रहता है। और भारत से नेपाल में, नेपाल से भारत में जो वहाँ पे सीमा में रहते हैं आपस में वहाँ पे संबंध बनता रहता है, शादी विवाह होता रहता है। तो यही वजह है कि भारत और नेपाल का जो रिश्ता है उसे बोलते हैं रोटी बेटी का संबंध। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। दोस्तों यहाँ पे नेपाल से हमारा संबंध बहुत पुराना है, क्योंकि नेपाल में ही जन्म हुआ था किसका? बुद्ध जी का। कहाँ पे? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में है।
इतना पुराना संबंध है, इसलिए आना जाना लगा रहता है भारत का और नेपाल का एक दूसरे में। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है। क्या होता है? सैन्य अभ्यास। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सूर्य किरण। तो एग्जाम में पूछे कि भारत और नेपाल के बीच में कौन सा होता है सैन्य अभ्यास, तो सूर्य किरण। ये कब से शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है सन 2011 से अभ्यास चलता है ये हर वर्ष। तो ये सब इम्पोर्टेंट था भारत और नेपाल के बारे में, जहाँ पे शुरू हुआ है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निःशुल्क कैंसर उपचार। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा या बुरा जो भी लगा हो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।